बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। शुरुआत राकेश जी आप ही से कर रहा हूं क्योंकि पूरे लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ लगातार समय समय पर जुड़ते रहे और चर्चा को आगे बढ़ाते रहे। संभवतः हम ना समझने का वो प्रयास ये किया कि आखिरकार जनता की नब्ज क्या कुछ कह रही है। इन तमाम चीजों के बीच ये जो आंकड़ा एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि हम इस प्री प्लान्ड और मनगढ़ंत एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते। गोस्वामी जी नमस्कार, और आपके परिसरों के साथ आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, कल तक 4 तारीख तक अपनी अपनी दावेदारी होगी। एग्जिट पोल हो चुका है और परिणाम 4 को जब हम लोग इस टाइम बैठेंगे तो साफ साफ सभी हो गए। अभी कोई चीज पर बात करना उतना एथेंटिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो हम लोग जमीन पर रहे हैं या चैनलों पर भी बात किए हैं, लोगों से भी मिले हैं जी। सरकार एनडीए की आ रही है, मोदी गठबंधन की ही सरकार आ रही है। उसका आने का कारण यह नहीं है कि मोदी ने कोई बहुत ज्यादा काम किया हो, मोदी का काम एक अलग है, लेकिन विपक्ष ने मोदी को पदस्थ करने का कोई काम नहीं किया। पूरे 10 साल तक एक भी ऐसा काम विपक्ष की तरफ से नहीं हुआ जो मोदी के विरुद्ध जनता में गुस्सा पैदा कर दे। और सरकार तभी बदलती है जब जनता में सरकार के प्रति नफरत या गुस्सा हो। जैसे 10 साल के मनमोहन सिंह सरकार पर 2G 3G जीजाजी वाला केस का भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस में बैठा दिया था। अब जब आप कोई गठबंधन एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना आपका कॉमन प्रोग्राम होगा, ना आपका नेता होगा, ना आपका नियत होगा, तो मैं एक मतदाता होकर के किसको वोट दूंगा? मैं बटन दबाने जाऊंगा तो एक तरफ मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो समुद्र का सीना चीर के सड़क बनाएंगे, चीन के बॉर्डर तक सड़क बनाएंगे, उज्ज्वला योजना से मेरे गरीब बहनों को घर रसोई गैस मिलेगी, गरीबों को आवास मिलेगा, जो लोग मुफ्त में राशन पर आश्रित हैं उनको मुफ्त में राशन मिलेगा, और भी कई काम है वो मेरे दिमाग में बिल्कुल खाका है। लेकिन मैं दूसरे तरफ अगर मतदान देने जाऊंगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ये लोग क्या करेंगे, इनका क्या कार्य योजना है, ये लोग क्या चाहते हैं। चुनाव के वक्त में आप आवेग में बह गए, उनका 5 किलो था तो आप 15 किलो कहने लगे, आपको 85 रुपया खटाखट फटाफट चढ़ना चल वाली बात करने लगे। तो वो क्या हुआ ना कि लोगों ने भरोसा नहीं किया इनके वादों पर, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर के कोई नहीं कहा कि हम खटाखट करेंगे। हर आदमी अपना फटाफट किए जा रहा था, इसीलिए जनता को भरोसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि सरकार एनडीए की आएगी और यह लोग अपने लोगों को भड़काने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि यह एग्जिट पोल झूठा है, एग्जिट पोल में दूसरा होने वाला। ठीक है, मेरा जहां तक ठीक है। आशुतोष शर्मा जी स्वागत, शुक्रिया आपका। ये जो तमाम एग्जिट पोल एक एक करके मेरे सामने रखे हैं, चाहे वो जेके मीडिया ग्रुप हो, आज तक एक्सेस बाय इंडिया हो, गठबंधन के लोग भी गए हैं वहां पर मिलने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज पूरा देश कहीं ना कहीं मोदी के जो गारंटी थी उसको देश ने एक्सेप्ट किया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं पहले से बढ़ती हुई पार्टी नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन अब राकेश जी राज्य दर राज्य चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीटों के लिहाज से बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। तमाम पोल ऑफ पोल्स ये भी कह रहे हैं कि मिनिमम जो नंबर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जो एनडीए के खाते में जा रही हैं वो कम से कम 58 है और मैक्सिमम 72 है। किस तरह से आप देख रहे हैं? कांग्रेस को तो ज्यादातर जो पोल्स हैं वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस रायबरेली अमेठी कुछ नहीं जीत पाएगी इस बार के चुनाव में। राकेश जी, तो सिर्फ रायबरेली ही लड़ रही थी, बाकी जगह तो उससे समझौते में मिला हुआ था, तो कांग्रेस चर्चा के बाहर। हाँ, अखिलेश यादव जरूर फाइट दे रहे हैं। अखिलेश यादव का यह सर्वाइवल है, क्योंकि अखिलेश यादव अब की बार उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाते हैं तो उनके पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई बढ़ जाएगी, उनके परिवार के अंदर भी और बाहर भी। तो अखिलेश यादव के लिए करो और मरो की स्थिति है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी करो और मरो की स्थिति है। जान लीजिए, भाजपा के अंदर जो दूसरा भाजपा है, जो मोदी विरोधी और योगी खेमे वाला भाजपा है, मतलब भाजपा के अंदर भाजपा में भी लड़ाई है। अगर योगी जी कमजोर पड़ रहे हैं तो उनको बदलने की बात आने लगेगी, इसलिए योगी के लिए भी करो मरो वाली स्थिति है। पलड़ा योगी का भारी है, क्योंकि योगी का जो काम जमीन पर है वह निर्विवाद रूप से बिना धर्म जात क्षेत्र को देखे हुए हो रहा है।
अपराधी को गोली मारी जा रही है वो उसकी जात देख करके नहीं करी जा रही है। बुलडोजर अपराधियों पे चल रहा है, किसी विशेष पर नहीं चल रहा है। और जो योजनाएं योगी जी की और मोदी जी की, देखिए मैं उत्तर प्रदेश का स्वयं रहने वाला हूँ, बलिया का, जो आवास मिला है मेरे यहाँ मैक्सिमम लोगों मुसलमानों को आवास मिला है। लोग कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला, मतलब आवास मिलने में, उज्ज्वला योजना मिलने में भारत सरकार के किसी भी छूट को या राज्य सरकार के किसी भी बेनिफिट को कोई जात धर्म देख के नहीं दिया गया है। मैं ऐसे बहुत सारे इलाकों में गया जो यादव बहुल इलाका है, मेरे गांव के बगल का एक टोला है, उसमें सिर्फ वही बिरादरी के लोग रहते हैं, जहां पर साइकिल के अलावा किसी का बटन नहीं था। मैं बड़ा आश्चर्य में था जब वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा और मतदान भी हुआ। तो मैं कुछ लड़कों से पूछा, ये जो 20-22 वाला जो चाचा चाचा हमको कहते रहते हैं, तो उन्होंने बोला चाचा जी बताइए हम विकास देखेंगे कि अखिलेश देखेंगे? अखिलेश का विधायक यहाँ लूट करता है, गुंडाई करता है, और आप भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। यही बात इटावा मैनपुरी में भी मुलायम सिंह के गढ़ में यह चर्चा आ रहा है कि भाई हमको सड़कों पर रात दिन निर्भीक होकर के चलने की जो सुविधा मिल गई है। वो एक आदमी बता रहा था कि कोई मवेशी का मेला लगता है, तो कह रहा है कि अगर शाम को मवेशी बिक गया ना तो हम लोग किसी न किसी के घर रात में विश्राम करते थे, घर नहीं जाते थे। अब 12 बजे हो 1 बजे हो, आप अपना पैसा गले में लगा लीजिए फूल माला की तरह से और चले जाइए, रास्ते में आपको कोई नहीं बोलेगा। इसका उदाहरण मैं हूँ, सिंगल अकेले गाड़ी चला करके दिल्ली से बलिया गया, अकेला सिंगल आदमी, मुझे कोई डर नहीं था कि मुझे कुछ होने वाला है। यानी लॉ एंड ऑर्डर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश का, जिसके आधार पर जनता ने बम्पर मतदान किया। अब आशुतोष जी, राकेश जी का साफ कहना है कि मोदी का नाम और योगी का काम, ये जो कॉम्बिनेशन है जो उत्तर प्रदेश में एनडीए को एक बार फिर से 2014-2019 के तरह स्पष्ट क्लीन जनादेश देता नजर आ रहा है, जो एक बैकबोन भी बन रहा है तीसरी बार सत्ता में आने के संकेतों की तरफ। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, इतनी स्थिति खराब है कि कांग्रेस 1 या 2 सीटों से ज्यादा कहीं नजर नहीं आ रही। और दूसरी तरफ जो संभवतः 3 सीटें जो सपा के लिए कंफर्म मानी जा रही हैं, जहां पर ग्रीन सिग्नल, बात यहां पर दिनेश जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि भैया राम नाम काम, ये जो कॉम्बिनेशन था वो एनडीए को 2014, 2019 और उसके बाद 2024 के नतीजों में काफी सफलता देने के संकेत दे रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के एग्जिट पोल देखकर सर आपके भी चेहरे पर कहीं पर मुस्कुराहट आई होगी, तो कहीं पर आपके माथे पर शिकन भी आई होगी। कई महत्वपूर्ण राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये संकेत मिल रहा हो एग्जिट पोल में कि भाई वहां पर उसका खाता खुल रहा है। केरल तक में 1 से 2 सीटें या 2 से 3 सीटें कई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। देखिए दक्षिण भारत में जहां तक बात है, दक्षिण भारत में मुझे जो लग रहा है, देखिए हालांकि बंगारू लक्ष्मण, वेंकटैया नायडू, ये सब लोग दक्षिण भारत से थे, हमारा एक मंत्री भी रेड्डी दक्षिण भारत से था। लेकिन जो फायर ब्रांड नेता हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो दक्षिण भारत में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में भाषा की थोड़ी सी भाषाई प्रॉब्लम है। भाजपा को चाहिए कि केरल में केरल के भाषा के किसी आदमी को वहां, जैसे एक अफसर को उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ाया, ये मेट्रो मैन को चुनाव लड़ाया। मेट्रो मैन एक बड़ा नाम जरूर है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे जनता के सामने मलयालम में। उसी तरह से तेलुगु वाले तेलुगु भाषा में नहीं करते होंगे। आपको चाहिए राजनाथ सिंह जैसे आदमी, योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी। अब देखिए हैदराबाद में म्युनिसिपल चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ गए और भीड़ इकट्ठा किए, लेकिन जिस भाषा में वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे हिंदी में, वो लोग बढ़िया से समझ नहीं पा रहे होंगे। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर विचार कर रही होगी कि आपको एक मलयालम का फायर ब्रांड बढ़िया नेता चाहिए, आपको एक तेलुगु का नेता चाहिए, आपको एक तमिल का नेता चाहिए, आपको एक उड़िया का नेता चाहिए। कर्नाटक में तो आपका ठीक ठाक सरकार है, ओडिशा में मुझे लग रहा है कि शुभ संकेत मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनकी अवस्था भी बहुत पुरानी हो गई है और उनका शरीर भी अब काम नहीं कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर स्कोप है। लेकिन समग्र राष्ट्र में अगर आप हर जगह अपनी प्रेजेंस बहुत बढ़िया से नहीं पाए हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का हकदार नहीं है। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगर आप 2009 या
2014 के आसपास देखें तो द्रमुक अन्ना द्रमुक के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिलेशन काफी सही रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब डीएमके के साथ बीजेपी के काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था। कर्नाटक में तो बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में तो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई टर्म्स कंप्लीट करती नजर आई है। तो ये जो तमाम चीजें थी, जहां पर ग्राउंड जीरो पर कहीं पर रिश्ते मजबूत हो रहे थे, कहीं कमजोर हो रहे थे, तो ये तमाम आंकड़े आपको लग रहा है कि वोटों में तब्दील हो पाए होंगे? देखिए, समझौता से सरकार बनाना और अपने दम पर सीटें लाना दोनों में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अपने एकदम उफान पर इस टाइम, तो उसे यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि समझौते से हमारा सीट मिल जाए। खुद के दम पर कि समझौते में सीट लेकर के कांग्रेस ने नुकसान उठाया है। समझौता करके कांग्रेस आज मुलायम और लालू प्रसाद यादव को इतनी मजबूत कर दिया कि वो लोग उनको 2 सीट 1 सीट दे रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, समझौता चाहिए आपको वहां पैर जमाने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए, लेकिन 10 साल से आपकी सरकार है, 30-35 साल से आपकी पार्टी है, और एक बार पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बना चुके हैं। आपके अटल जी चाहे 2 सीटें लेकर आए हो, भारत भर में एक मशहूर नाम थे, ऐसा नहीं है कि कोई आप छुपे रुस्तम है। उसके बावजूद भी अगर आपने वहां पर अपना स्थान नहीं बनाया, वहां पर अपना संगठन खड़ा नहीं किया, तो ये संगठनात्मक रूप में आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है, उस पर विचार करना चाहिए। बीइंग सामाजिक आदमी, मेरा मानना है कि उनको इस पर काम जरूर करना चाहिए। ठीक है। अब आशुतोष जी, अगर जो एग्जिट पोल में इन तमाम दक्षिण भाषी राज्यों की, क्योंकि समग्र रूप से बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये तमाम राज्यों में अगर ये एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नतीजे एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होते हैं, तो फिर विपक्ष के पास विधानसभा चुनाव में यानी कि 400 का आंकड़ा या 370 का जो आंकड़ा है, उसमें काफी हद तक निर्णायक भूमिका दक्षिण भाषी राज्यों की भी होगी। अब राकेश जी, जल्दी जल्दी बताइए जरा, जो ये हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये तमाम राज्य, राजस्थान है, ये तमाम राज्य जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहे हैं, जहां से सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी 2014 से अपने दामन में समेटती रही है, जहां पर सबसे ज्यादा कमल खिलाने का काम बीजेपी ने किया है, ये तमाम राज्य एक तरफा कह रहे हैं कि भैया यहां पर बीजेपी की जमीन बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो पाई, एंटी इनकम्बेंसी यहां पर काम नहीं कर रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम राज्यों को प्रो इनकम्बेंसी के फॉर्म में ट्रांसफर करने में सफल रही। एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। नहीं, देखिए, भाजपा का काम नाम दाम राम तो है ही है। असल में क्या होता ना कि वोट कटेगा कहाँ, लेगा कौन, लेने वाला कोई नहीं था ना भाई। तो अब ऐसे ही मोदी के ही पक्ष में बहुत बड़ा, आप जैसे मैं उत्तर प्रदेश से शुरू करूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई तुलना ही नहीं है। मतदाता क्यों अखिलेश के साथ जाएगा? वही बिहार में हाल है। बिहार में लालू प्रसाद का बेटा बड़ा मेहनत किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन मतदाता जानता है कि लालू जी का बेटा प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, ये मोदी का मामला है, इसलिए उनके आपने योगी जी का जिक्र किया तो सर मुझे वो अखिलेश जी का बयान सामने आ गया, जहां पर वो अपनी राजनीति करते करते योगी जी की भी तारीफ कर गए कि भैया योगी को बचाना है, मोदी को हटाना है, योगी की कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की समस्त जनता बड़ा खुश है, बड़ी गदगद है। तो देखिए वो मतलब किस तरह से भावनाओं बह गए, पता नहीं चला कि कब वो सामने वाली पार्टी के एक मजबूत नेता की तारीफ कर गए और वो भी वोट बटोरने में काम आ गया होगा बीजेपी को। असल में वो कहना यह चाह रहे थे कि भाई मोदी जी योगी जी को हटाना चाह रहे हैं, इसीलिए योगी जी के तारीफ में बात करते हैं। देखिए, अखिलेश में अपरिपक्वता है, राजनीति का भाव है ना। आपको विरासत में मिली हुई सीट और मेहनत करके, मुलायम सिंह जी मेहनत करके गए थे, तो मुलायम सिंह ने सदन में कहा था कि मेरी शुभकामना है कि आप दोबारा लौट करके आइए। जो आपको याद नहीं कि पार्लियामेंट का भाषण आपका मुलायम सिंह याद होगा, सोनिया गांधी के बगल में मुलायम सिंह खड़े होकर बोले कि मेरी शुभकामना है कि आप ही पलट करके आए दोबारा से। तो यह आदमी के सामने या पीठ पीछे उनका काम बोलता है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने फुल प्रूफ काम किए हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया या विपक्ष ने कोई काम एक्सपोज नहीं किया जिस पर किया जाए। आप बताइए, घर मेरे को मिला है तो मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? उज्ज्वला में मुझे रसोई गैस मिला, मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? मुफ्त में मुझे राशन मिल रहा तो मैं वोट क्यों नहीं दूंगा? समुद्र का सीना चीर करके जो 2 घंटा 1.5 घंटा मुंबई के ट्रैफिक में आदमी फंस रहा था, 20 मिनट में जा रहा है, मैं वोट क्यों नहीं दूंगा?
मैं सवेरे निकलता हूँ दिल्ली से तो बलिया अपने घर शाम तक पहुंच जाता हूँ, तो मैं वोट क्यों नहीं दूंगा? आप इलाहाबाद में सड़कों की जाल बन गई है दिल्ली में, देश भर में, तो वोट ना देने का क्या कारण है? मैं क्या सोच के वोट नहीं दूंगा? या कोई मोदी ने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसीलिए मोदी की लहर है, समग्र लहर है, चाहे हिंदी भाषी हो या दक्षिण भारत हो। दक्षिण भारत में भी कमल खिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 4 तारीख है, 2 दिन विचार कर लेते हैं। अब आशुतोष जी, ये जो तमाम कई हिंदी भाषी राज्य थे जहां पर 2014-2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, ये तमाम राज्य थे जहां पर क्लीन स्वीप करती हुई आई थी, एक भी सीट विपक्ष के पास नहीं थी। अब इस बार 2024 में एग्जिट पोल में इक्का दुक्का सीटें इधर उधर जाती हुई नजर आ रही हैं। मूल रूप से कमल मजबूती से पकड़ बनाए हुए हैं हिंदी भाषी राज्यों में, यानी तमाम फॉर्मूले, तमाम गठजोड़ विपक्ष के धरे के धरे रह सकते हैं अगर यही एग्जिट पोल 4 जून को नतीजों में तब्दील हुए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ बना के रखी है और